नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की रचना के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियाँ दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने पर आप समझ पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड के बारे में, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना के बारे में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज, मेजर कमेटीज एंड एज वेल एज ड्राफ्टिंग कमेटीज और उसके साथ ही एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या पहल करी गई। भारत में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में रखी गई थी। एम.एन. रॉय भारत के पहले कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण की बात रखी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक अधिसूचना जारी करी, एक डिक्लेरेशन जारी करी, जिसमें कहा गया था कि भारतवासी जो है वो खुद ही अपना संविधान तैयार करेंगे, जो बिना किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के द्वारा तैयार किया जाएगा और ये जो संविधान का निर्माण होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया जाएगा, जो वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा चुने गए व्यक्तियों से बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयार किया जाएगा। ये जो डिमांड थी इसको फाइनली ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त ऑफर के अंतर्गत एक्सेप्ट कर लिया और 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो उस समय कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, उनको भारत भेजा, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार भारत से बिल्कुल सहयोग चाहती थी। इसलिए उन्होंने इंडियन लीडर की बात को मानते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण के लिए अपनी सहमति जताई और इसमें कहा गया कि भारत की जो नवनिर्वाचित सरकार होगी, जो एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा चुनी जाएगी, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे। लेकिन इस क्रिप्स मिशन की शर्तों से मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन की जितने भी प्रपोजल थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया और भारत के विभाजन की मांग उनके सामने रख दी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 2 ऑटोनोमस स्टेट की मांग करी, जिसके साथ ही 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की भी उन्होंने इसमें मांग करी। फाइनली इसके बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, लेकिन इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी माइनॉरिटी को लेकर चिंतित थी और उन्होंने मतलब यूनानिमसली एक साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण की बात को खारिज कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संवैधानिक सभा का निर्माण। ये जो संवैधानिक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका जो गठन था वो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। इसके अंदर जो प्रावधान किए गए थे वो कुछ इस तरह थे, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो कहा गया कि संविधान के निर्माण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके जो सदस्यों की संख्या होगी वो 389 होगी, जिसमें से 296 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया से चुने जाएंगे और 93 सीट जो होगी वो प्रिंसली स्टेट, इंडियन प्रिंसली स्टेट से इलेक्टेड होकर आएंगे और जो इस 296 में से भी जो सीट अलॉट होगी उसमें से 4 मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आएंगे। इसके साथ ही इसमें प्रावधान किया गया कि जो प्रोविंस होंगे और प्रिंसली स्टेट होंगे उनमें जो सीट का जो क्राइटेरिया होगा, मतलब एक सीमित दायरे में इलेक्शन कराने का जो प्रावधान होगा वो उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। अगर किसी क्षेत्र में चुनाव होना है और वहां से एक सीट निकलनी है तो उस क्षेत्र की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए, मतलब 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव निकलकर उस समय इलेक्टेड होता था। इसके बाद जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें प्रावधान किया गया कि ये जो सीट होगी वो कम्युनल बेसिस पे अलॉट की जाएगी। अगर आपको कम्युनल इलेक्शन के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कम्युनल बेसिस मतलब मुस्लिम, सिख और जनरल बेस पर अलॉट होगी, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगी। इसमें जो कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका जो चुनाव था
वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग किया गया। मतलब उस समय ऐसा मुमकिन नहीं था कि सेंट्रल के लिए अलग अलग जगह पर एक साथ ही हर जगह चुनाव कराए जाएं, तो उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बिहाफ पर ही इलेक्शन करवाए और उन्हीं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबरों को इलेक्ट किया, जिसमें जो वोटिंग का जो क्राइटेरिया था वो एक व्यक्ति के एक वोट पर ही आधारित था। और इसी के आधार पर यह कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके जो राजा महाराजा ही होंगे, जो उस स्टेट का हेड होगा वो डायरेक्ट इलेक्टेड होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो थोड़े से मेंबर थे वो इलेक्टेड थे और जो थोड़े से मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे। देखो, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में बहुत बड़ा फर्क होता है। इलेक्टेड होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है और नॉमिनेट होता है जिसका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता बल्कि एक समूह द्वारा तय किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं राजाओं की, तो जो प्रिंसली स्टेट थे और उनके हेड थे जो किंग होंगे, वो अगर उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर बैठेंगे तो वो उस समय नॉमिनेटेड कहलाएंगे। और इलेक्टेड मेंबर वो होंगे, जैसे आपको याद होगा कि पार्टीशन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बंगाल की सीट थी वो बांग्लादेश में चली गई थी, तो उनको अब महाराष्ट्र से इलेक्टेड होकर आना पड़ा, तो वहाँ पे चुनाव करवाए गए, वहाँ पे उनको वोट पड़ा और वो वहीं से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। अगर आप करंट पीरियड में भी देखोगे तो हमारे जो अरुण जेटली जी हैं उन्होंने 2014 में पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो अब वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो इलेक्टेड मिनिस्टर नहीं है, वो नॉमिनेटेड मिनिस्टर है, क्योंकि वो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं, उनको जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना। आप समझ ही गए होंगे कि जो जनता द्वारा चुना जाता है वो होता है इलेक्टेड मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी जी, और जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर होता है या नॉमिनेटेड कैंडिडेट होता है चुना जाता है वो होता है जैसे अरुण जेटली जी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्टेड जो होता है वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है और जो नॉमिनेटेड होता है वो किसी के द्वारा नॉमिनेट करा जाता है। तो इस तरह हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की। मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक से बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटी को लेकर संसद में बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित यहाँ पे प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सेपरेट पाकिस्तान की मांग को लेकर, मतलब भारत के बंटवारे की मांग को लेकर और पाकिस्तान देश के गठन के लिए संसद से वॉकआउट कर दिया और वो वहाँ से चले गए। जिसके बाद जो संसद में जो मौजूद सांसद थे उनकी जो संख्या थी वो 211 रह गई। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो उस समय संसद के सबसे वरिष्ठ चुने हुए मेंबर थे, उन्होंने 9 दिसंबर 1946 की टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर, मतलब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इस संविधान सभा की अध्यक्षता करी। और इसके 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और इसके साथ ही एस.सी. मुखर्जी और टी.डी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इस तरह से कहें तो उस समय संविधान सभा के 2 वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे थे जो चुने हुए थे। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संसद के पटल पर रखा। यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाया गया था, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पटल पर रखा, जिस पर 21 जनवरी 1947 तक बहस चलती रही। उसके जो और फैक्टर थे, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए थे, उन पर वाद विवाद चला, लेकिन फाइनली 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की रूपरेखा बना, जिसके अंतर्गत डिसाइड किया गया और घोषित किया गया कि भारत का जो संविधान होगा वो अपने आप में लोगों द्वारा घोषित किया गया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कार्ड होगा, जिसके अंतर्गत हम भारत के लोग, भारत के जो सुनहरा भविष्य होगा उसको संविधान द्वारा लिखा जाएगा, जिसमें ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज और उसके अंदर आने वाली नई टेरिटरीज को शामिल किया जाएगा। और साथ ही वो भाग जो ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र से बाहर है लेकिन भारत के ही अंग हैं और जो भारत से जुड़ने के इच्छुक हैं, उनको भी मिलाकर एक
स्वतंत्र भारत की स्थापना करी जाएगी और भारत उन सभी क्षेत्रों का संघ होगा जिसके लिए ये संविधान तैयार किया जा रहा है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जो शक्ति और अधिकारों का जो अधिकार था, उनकी संप्रभुता स्वतंत्र भारत के संवैधानिक क्षेत्र और उससे बनी सरकार को सौंप दी गई, जो भारतीय व्यक्तियों द्वारा चुनी हुई सरकार से मिलकर बनी थी। इसका मतलब ये था कि अब से भारत की जो शक्ति और संप्रभुता होगी वो देश की जनता होगी, जिससे देश की सरकार और उसके विभिन्न भागों का निर्माण होगा। इसी के साथ जो भारतीय जनता थी उनको विभिन्न स्तरों पर अधिकार देने का वादा किया गया, जिसमें सबसे पहला है जस्टिस, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित अधिकार दिए गए। उसी के साथ समानता के अधिकार दिए गए, जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया और बोलने का अधिकार, विश्वास, धर्म, पूजा पाठ, कुछ कहने, संघ बनाने, कार्य करने का अधिकार और व्यक्ति की गरिमा आदि से संबंधित अधिकार उनको प्रदान किए गए। इसी के साथ ही जो माइनॉरिटी थी उनको विभिन्न सुरक्षा कवचों के तौर पर अधिकार प्रदान किए गए और जो बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया और दबे कुचले लोग थे उनको सशक्त बनाने के लिए इसमें एश्योरिटी प्रदान की गई। इसी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर अपनी खुद की और पूर्ण इच्छा से विश्व शांति के लिए और मानव कल्याण के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा और उनका समर्थन भी करेगा। ये जो रिजोल्यूशन था वो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। इसके बाद इसका जो मॉडरेट रूप था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1976 में लागू हुआ, जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम संविधान सभा की कार्य रचना के बारे में, जिसमें संविधान सभा द्वारा किए गए जो कार्य थे वो कुछ इस तरह थे। संविधान सभा ने इंडिया की जो फुल मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ की, उसको मई 1949 में रेटिफाई किया। फिर हमारा जो ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। फिर नेशनल एंथम जो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग जिसे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया। और इसी के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कर लिए जाने के बाद, मतलब 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये जो हमारी संविधान सभा थी इसमें कुल 11 सेशन हुए, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को बनाने के लिए कम से कम 60 से ज्यादा देशों के जो संविधान थे उनको पढ़ा गया, उनमें से अच्छी अच्छी बातों को निकाला गया और उनको भारत के संविधान के निर्माण में प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत 114 दिन का समय लगा। और इसमें जो पूरा संविधान बनाने का जो अप्रोक्सीमेटली जो खर्चा था वो 24 लाख के आसपास आया। इसके बाद संविधान सभा का जो अंतिम सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा मेजर कमेटी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने संविधान सभा को बनाने में अपना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी इन्हीं के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं मेजर कमेटी की में, जिसमें सबसे पहले आता है यूनियन पावर कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके भी प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसके बारे में वो भी आगे पढ़ेंगे। एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया एक्सक्लूडेड एरिया, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आती है हमारी माइनर कमेटी के बारे में। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शनल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी.वी. मावलंकर। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। हाउस कमेटी पी पटाभी सीतारमैया। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जिसने संविधान का जो लेआउट था वो पूरा तैयार किया, उसको फॉर्मुलेट किया। इसलिए संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनमें से जितनी भी कमेटियां थी उन सब में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसकी जो स्थापना थी वो 29 अगस्त 1947 को करी गई और इसको
वो समस्त अधिकार सौंप दिए गए जो एक संविधान बनाने के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुल 7 मेंबर थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, इनकी बाद में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद BL मित्र को इनकी जगह पर नॉमिनेटेड किया गया। फिर TT कृष्णमाचारी, जिनकी मृत्यु के बाद DP खेतान को इनकी जगह दी गई। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसी कमेटी ने संविधान सभा द्वारा पारित सभी विधेयकों पर बड़ी चर्चा करी, बहस करी और एक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के सामने रखा, जो 1948 में पब्लिश हुआ। इसके बाद संविधान सभा को 8 महीने का समय दिया गया कि वो इस सौंपे गए ड्राफ्ट पर अपना विचार रख सके और उसमें जो संशोधन के जो प्रावधान है वो भी दे। जिसके बाद इस ड्राफ्ट पर काफी कमेंट हुए, क्रिटिसिज्म भी हुए, सजेशन भी आए। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया और वो अक्टूबर 1948 में पब्लिश हुआ और इसके बाद सबसे कम 6 महीने के भीतर उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट संसद को सौंपा, जो लगभग 141 दिन में संविधान सभा के सामने रखा गया। इसके बाद संविधान सभा ने सभी ड्राफ्टों पर विचार विमर्श किए और उनको 26 नवंबर 1949 को अपनी सहमति दे दी। 299 मेंबरों में से उस समय असेंबली में कुल 284 मेंबर ही थे जो उस समय संविधान सभा में उपस्थित थे। उन्होंने इस दस्तावेज पर, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने हस्ताक्षर किए और उसे पारित व घोषित कर दिया गया। जिसके बाद घोषणा करी गई कि ये भारत के लोगों द्वारा तैयार किया गया संविधान है, जिसे असेंबली स्वीकार करती है और इस संविधान को राष्ट्र को समर्पित करती है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अडॉप्ट किया था, जिसमें प्रिम्बल सहित 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल मौजूद थे। अगर हम प्रिम्बल को छोड़कर बात करें तो संविधान का जो पूरा ही भाग था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो उस समय के कानून मंत्री थे, उन्होंने तैयार किया था। इसमें से कुछ जो प्रोविजन थे, जैसे संवैधानिक प्रोविजन थे जो सिटीजन मतलब नागरिकता इलेक्शन संबंधित थे, उनको इमीडिएटली लागू कर दिया गया और जो रिमेनिंग थे, मतलब जो बचे हुए शेष थे, उनको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 20 साल पहले मतलब 26 जनवरी 1930 में लाहौर सेशन के अंतर्गत कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और इसी दिन से उन्होंने लाहौर सेशन में भारत का तिरंगा फहराया और इसी दिन को अपनी आजादी का दिन घोषित कर दिया था। इसलिए संविधान को लागू करते समय कांग्रेस ने ये ध्यान रखा जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 का जो मसौदा था, जो कानून थे जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में लागू किए गए थे, उनको विभिन्न संशोधनों के साथ इस संविधान में शामिल किया गया और उसके बाद जो काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 थे उनको परमानेंटली खत्म कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार के दौरान से चल रहे थे काउंसिल एक्ट, उन सबको खत्म कर दिया गया। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।